दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की जो भौगोलिक स्थिति है विश्व में उसे समझाने की कोशिश करूंगा। भौगोलिक स्थिति से यहाँ आशय है क्षेत्रफल, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, समुद्री सीमाएं, टाइम जोन जिसको आप समय रेखा कहते हो, और भारत की लंबाई चौड़ाई, ये सारी की सारी चीज़ें। अब देखो, भारत के भूगोल में मैं आपको वैसे तो कई चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि पर्वत हो गए, दर्रे हो गए, या झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, या नदी तंत्र हो गए, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। लेकिन यहाँ से मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योग्राफी की तरफ, यानी कि इंटरनेशनल ज्योग्राफी, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भूगोल आप कहते हो, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें से भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो भी बचे हुए हैं। तो आपका काम हमेशा की तरह ये है कि वीडियो के लिए नोट्स बनाने हैं और साथ ही आखिर तक वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो देखो, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इसका मतलब भारत जो है वो पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर बात करें इससे पहले आने वाले देशों की, तो सबसे पहले आता है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, फिर चीन, यूएसए यानी अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और आखिर में भारत। तो इसका मतलब ये है वो 7 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़े हैं। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। और बड़ी रोचक बात यह है कि भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल दुनिया के कई देशों से बहुत ज्यादा है। ये बात तो आप जानते हैं। जैसे बात करो राजस्थान की, तो वो बहुत ही बड़ा है। पूरे भारत के क्षेत्रफल में तकरीबन 10 से 10.5% हिस्सा तो सिर्फ राजस्थान के पास है, और वो कई देशों से बड़ा है। मतलब बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं, उनके क्षेत्रफल से बहुत बड़ा है। अगर हम लंबाई चौड़ाई के विस्तार की बात करें, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई का विस्तार है भारत का, वो तकरीबन 3,214 किलोमीटर है। वहीं पूरब से पश्चिम के बीच में लंबाई जो है वो 2,933 किलोमीटर है। तो अपने आप में एशिया महाद्वीप कह लो या पूरा विश्व कह लो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है भारत। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो देखो, जनसंख्या जैसा आपको पता है कि हमारे देश में हर एक 10 साल में होती है, लेकिन 2011 के बाद 2021 में कोविड-19 की वजह से जनगणना हो नहीं पाई थी। इसीलिए अगर आप 2011 के डेटा के हिसाब से देखोगे, तो भारत का जो स्थान है जनसंख्या के मामले में वो दूसरा है। पहले नंबर पे चीन है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको UNFPA के नाम से भी जाना जाता है, उसकी एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024, यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या वो भी नोट करते हैं। तो उस जनसंख्या के लिए एक रिपोर्ट तैयार हुई 2024 में, और उसके हिसाब से भारत की वर्तमान जनसंख्या 143.88 करोड़ है। इसका मतलब भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है, जो कि 1950 के बाद पहली बार हुआ है। यानी कि 1950 में एक बार हुआ था कि भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, चीन से ज़्यादा। इस रिपोर्ट के हिसाब से पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.76% हिस्सा जो है वो भारत का है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, आपको याद रखनी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 7 और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत के पास 2 तरीके की हैं। एक है जो ज़मीनी सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं जिसको आप कहते हो, और एक है जलीय सीमा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से बड़ी ज़मीन से घिरा हो। आप देख सकते हैं कि भारत के पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है हिंद महासागर। वहीं उत्तर की तरफ आप देखोगे तो भारत एशिया से जुड़ा हुआ है। तो भारत एशिया का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय देश हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जलीय सीमा के बारे में। तो देखो, 3 तरफ से घिरा होने की वजह से काफ़ी बड़ी सीमा है जो भारत को लगती है, और वो है तकरीबन 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें से जो मुख्य भूमि आपको नज़र आ रही है वो 6100 किलोमीटर की है। मतलब ये पूरी सीमा जो है 6100 किलोमीटर की है। इसके अलावा जो बची हुई सीमा है वो द्वीपों की है। जो द्वीप समूह है हमारे पास, एक लक्षद्वीप समूह है जिसमें तकरीबन 32 से 36 द्वीप हैं, और एक तरफ है आपका अंडमान निकोबार, जिसके अंदर काफ़ी सारे सैकड़ों की तादाद में द्वीप हैं, तो उसकी भी सीमाएं हैं। तो सब कुल मिला के 7,516.6 किलोमीटर। अगर आप राज्यों की बात करोगे, तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा भारत में सबसे बड़ी है, तकरीबन किलोमीटर, जिसके अंदर तकरीबन 42 बंदरगाह आते हैं, और 2 बंदरगाह भारत में बहुत प्रमुख भी हैं। एक है आपका कांडला बंदरगाह और एक है मुंद्रा बंदरगाह। तो जलीय सीमा काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है।
इसके बाद बात करते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। तो स्थलीय सीमा जल सीमा से भी ज़्यादा बड़ी है। वो तकरीबन है 15,200 किलोमीटर की, जिसके अंदर 7 देश आते हैं। मतलब 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, सबसे लंबा बॉर्डर लगता है, जो कि 4,096 किलोमीटर का है। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 5वां सबसे लंबा बॉर्डर है ये, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसके अलावा हमारे कई राज्य जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करते हैं, कुछ अफगानिस्तान के साथ भी करते हैं, कुछ नेपाल के साथ करते हैं, भूटान के साथ करते हैं। तो इन सब की सीमाओं की एक वैल्यू दे रखी है। इन सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैंने एक अलग वीडियो के अंदर पहले से बता रखी हैं। आप चाहें तो ये वीडियो जाके देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक ज़रूरी पॉइंट है वो है भारत के दूरस्थ बिंदु। उत्तर में एक दूरस्थ बिंदु है जो सबसे एंड में जाता है, जिसकी मान लो लंबाई सबसे ज़्यादा है, जो सबसे एंड में है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कि सियाचिन के अंदर है, लद्दाख के अंदर है। इसके अलावा एक इंदिरा पॉइंट है जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। दूरस्थ बिंदु से यहाँ पे मतलब यही है कि सबसे दूर वाले पॉइंट है। वहीं अगर आप बात करोगे पूर्व की, तो पूर्व के अंदर आपको एक पॉइंट मिलेगा जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और पश्चिम में गुजरात के अंदर है सर क्रिक, जो कि पश्चिमी दूरस्थ बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर का दूरस्थ बिंदु है इंदिरा कॉल, दक्षिण का है इंदिरा पॉइंट, पश्चिम का है सर क्रीक और पूर्व का है पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम जोन की, और टाइम जोन की बात करने से पहले हमें देशांतर और अक्षांश रेखाओं को समझना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको वर्ल्ड मैप वाली वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूं, लेकिन इस बार इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, ये हमारी धरती आप देख सकते हो। इस धरती को जब आप 2 हिस्सों में काटना चाहो तो यहां से आप पश्चिम से एक लाइन खींचना शुरू करते हो और पूर्व के पॉइंट से जोड़ देते हो। ये गोल लाइन है, लेकिन यहाँ पे आपको सीधी दिखेगी। ये जो रेखा है ये आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है, इक्वेटर लाइन कहलाती है, जो धरती को 2 गोलार्धों के अंदर तोड़ती है। एक होता है आपका उत्तरी गोलार्ध और एक होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब होता क्या है कि इसी लाइन से और लाइनें भी निकलती हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ती चलती हैं। यहाँ 23.5 डिग्री पे एक लाइन होती है जिसको आप कहते हो कर्क रेखा, और यहाँ 23.5 डिग्री पे एक लाइन होती है जिसको आप कहते हो मकर रेखा। कर्क रेखा जो होती है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में होती है, और मकर रेखा जो होती है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से डिग्रीज के साथ ये लाइनें आगे बढ़ती जाती हैं और इस तरीके से काटती जाती हैं, ठीक है। अब अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत आपको कहाँ नजर आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर नजर आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध के अंदर है, तो आप क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। सीधी सी बात है, नजर भी आ रहा है। ये अक्षांश रेखाएं जो आपको सारी दिख रही हैं, भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं जो आपकी पश्चिम से पूर्व तक जाती है। इनमें जो स्पेशली कर्क रेखा है वो भारत से होके गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। मैं आपको दिखा देता हूँ भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं। शुरुआत इसकी गुजरात से होती है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा राजस्थान टच करके जाती है, मध्य प्रदेश टच करके जाती है, इसके बाद छत्तीसगढ़ जाती है, झारखंड जाती है, पश्चिम बंगाल जाती है, त्रिपुरा आपको नजर आएगा और मिजोरम नजर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? सिर्फ एक ऐसी रेखा है इन तीनों में से, कौन सी? कर्क रेखा, जो भारत से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं जो होती है वो ध्रुव को जोड़ती है। 2 ध्रुव हैं, आपको पता है। एक आपका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल जिसको आप कहते हो, एक आपका दक्षिणी ध्रुव है जिसको आप साउथ पोल कहते हो। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आप एक काल्पनिक रेखा खींच दो। जैसे आपने भूमध्य रेखा खींची थी, वैसे ही यहाँ पे एक रेखा खींच दो। इस एक रेखा को आप प्रधान मध्याय कहते हो। प्रधान मतलब सबसे मेन जो देशांतर रेखा यही कहलाती है। सबसे मेन अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है, जो यहाँ से गुजरती है, जो बीच में से गुजरती है। और सबसे मेन देशांतर रेखा कौन सी है? जो यहाँ से गुजरती है, जो ध्रुवों को जोड़ती है, ठीक है। अब इसी के साथ जो लाइनें हैं इस तरीके से बढ़ती हैं, आप देख सकते हो आगे बढ़ती हैं। ये डिग्री के साथ आगे बढ़ती हैं। ये तो 0 डिग्री है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। इधर भी इस तरफ आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये जो प्रधान रेखा है ये भी धरती को 2 गोलार्धों के अंदर बांट रही है। अगर आप देखोगे तो कौन से 2 गोलार्ध? एक आपका पश्चिमी गोलार्ध, एक आपका पूर्वी गोलार्ध। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो आप क्या बोलोगे? पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। इसका मतलब भारत क्या है? एक ईस्टर्न कंट्री है, पूर्वी देश है,
पश्चिमी देश किस तरफ होंगे? इस तरफ होंगे, पश्चिमी गोलार्ध के अंदर होंगे। याद आ गया ना, वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी सभ्यता, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो आपका पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध कौन बांट रहा है? प्रधान मध्याय बांट रहा है, देशांतर रेखा बांट रही है। अब मैं यहाँ पे भूमध्य रेखा भी ले आता हूँ और यहाँ पे प्रधान मध्याय भी ले आता हूँ। अब भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में भी है, पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो आप कहोगे उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर भारत है हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। देखो, एक आपकी अक्षांश रेखा है जिसको आप भूमध्य रेखा कह रहे हो, और एक देशांतर रेखा है जो प्रधान मध्याय कहलाती है। इन्होंने पृथ्वी को बांट के रखा है। अब ऐसी कोई रेखा वैसे है नहीं, मतलब काल्पनिक रूप से हम मानते हैं, जिससे हमें पता चल सके दिशाओं का और देशों का। ये कौन सा देश पश्चिमी देश है, कौन सा पूर्वी देश है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये टाइम देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको बताता हूँ भी क्यों इंपॉर्टेंट है। कैसे देखोगे आप टाइम? जब टाइम देखने की बात आती है तो हमारे सामने एक चार्ट निकल के आता है जिसको आप कहते हो ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच माध्य समय। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ हो गई भाई? ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ये जो आपकी ग्रीनविच लाइन है, ये भी आपकी धरती के बीचों बीच होती है, जहाँ पे आपका प्रधान मध्याय होता है। अब ये कह सकते हो कि प्रधान मध्याय पे ही ग्रीनविच की लाइन होती है, ठीक है। इसको जीएमटी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। अब साहब ये जीएमटी क्या है? भाई ग्रीनविच मीन टाइम का शॉर्ट फॉर्म है। आप देख सकते हो, जी से ग्रीनविच, मीन का एम उठा लिया, टाइम का टी उठा लिया, तो ये जीएमटी हो जाता है। ये जो जीएमटी है वो आपका लंदन से होके गुजरता है, यानी कि इंग्लैंड से होके गुजरता है, स्पेशली लंदन से गुजरता है। तो अब होगा क्या? देखो, बड़े मज़ेदार चीज़ है। देखो, यहाँ पे पूरब है, यहाँ से पश्चिम है। अब ये बात तो हम जानते हैं कि जो सूर्य है वो पूरब से उगता है, हमेशा पूरब से नहीं उगता है। ये मैं आपको कभी और समझाऊंगा, जब आप एस्ट्रोनॉमी की बात करोगे तब समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल पूरब की साइड से सूरज उगता है। तो पूरब की तरफ जो देश होंगे उनमें सवेरा पहले होगा, उनकी घड़ियाँ आगे चलेंगी। जो आपका प्रधान मध्याय है, जो आपका ग्रीनविच टाइम है, ये जो रेखा है, ये आपका बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा और इस तरफ आपका वेस्ट आएगा। तो वेस्ट में सूरज जो है वो लेट उगता है, वहाँ की घड़ियाँ पीछे चलती हैं, और पूरब के जो देश है उनकी घड़ियाँ आगे चलती हैं। अब घड़ी कितना आगे चलती है ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, ये भी बहुत सिंपल है। ये जो आपका जीएमटी लाइन है, जो बीच वाला लाइन है जिसको आप प्रधान मध्याय कह रहे हो, मान लो कि यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री है। यहाँ से 1 डिग्री आप आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब 4 मिनट, 2 डिग्री बढ़ोगे तो 8 मिनट, 3 डिग्री बढ़ोगे तो 12 मिनट, इसी तरीके से 15 डिग्री आगे बढ़ोगे तो 60 मिनट। यानी कि 15 डिग्री पे जो लाइन यहाँ पे होगी वो 1 घंटा आगे होगी। मतलब यहाँ पे जो सूरज है वो 1 घंटा पहले उगेगा। फिर से समझ लेते हैं। फिर से यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 1 डिग्री आप आगे बढ़ोगे मतलब 4 मिनट, 2 डिग्री 8 मिनट, 15 डिग्री 60 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ पे सूरज आया 15 डिग्री पे, उसके 1 घंटे के बाद ही तो यहाँ आएगा। भाई सोच के देखो, सीधी सी बात है, 1 घंटा पहले ही आएगा यहाँ पे सूरज इस 15 डिग्री पे। इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो 30 डिग्री पे 2 घंटा, 45 डिग्री पे 3 घंटा, 60 डिग्री पे 4 घंटा, 75 डिग्री पे 5 घंटा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओ। तो जीएमटी लाइन पे 12 बज रहे हैं, 15 डिग्री आप जाओगे आगे तो यहाँ पे 1 बज रहा है, उसी टाइम पे 1 बज रहा है, यहाँ पे 2 बज रहे हैं, यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ 4 बज रहे हैं। मतलब 15-15 डिग्री आप अगर बढ़ते जाओ तो 4 बज रहे हैं। इसी तरीके से आप पीछे आओगे तो यहाँ पे -15 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं जीएमटी लाइन पे तो यहाँ 11 बजेंगे, यहाँ 10 बजेंगे, यहाँ 9 बजेंगे, 8 बजेंगे, इस तरीके से पीछे जाएंगे। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर है। उत्तर पूर्वी हिस्से में भारत के अंदर से एक रेखा निकलती है, वैसे तो कई निकलती है लेकिन एक रेखा निकलती है 82 डिग्री 30 मिनट पर। ध्यान से सुनो, 82 डिग्री 30 मिनट पे ये लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ से एक रेखा निकलती है जो उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। इसी को भारत ने अपना मानक समय माना हुआ है। इसके हिसाब से अगर हम जोड़ें, 82 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 82 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 328 मिनट हो गए। कैसे भाई? सीधी सी बात है, 82 डिग्री है ना, तो 82 डिग्री को आप गुणा कर लोगे 4 मिनट से, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ने का मतलब 4 मिनट आगे, तो 82 डिग्री का मतलब 328 मिनट आगे। यहाँ पे आपको 30 मिनट भी दिख रहा होगा। ये आधे डिग्री को इस तरीके से लिखते हैं, तो आधे डिग्री का मतलब क्या हुआ? 2 मिनट हो गया। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट है, तो आधे डिग्री का मतलब 2 मिनट होगा। तो 328 मिनट और 2 मिनट कितना हुआ? 330 मिनट। इसका मतलब 5.5 घंटे। तो लंदन के हिसाब से भारत की जो घड़ियां हैं वो 5.5 घंटे आगे चल रही हैं, या फिर यूँ कह लो कि लंदन की घड़ियां 5.5 घंटे पीछे चल रही हैं।
तो मतलब अगर सुबह सुबह हमारे यहाँ 6 बजे सूरज निकलता है तो लंदन में 5.5 घंटे के बाद निकलेगा। मतलब वहाँ पे उस समय कितना टाइम हो रहा होगा, रात के 12:30 बज रहे होंगे। तभी तो हम कहते हैं ना कि वहाँ रात हो रही है, यहाँ सुबह हो रही है। इस तरीके से टाइम बदलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो आपको समझ में आया कि जीएमटी क्या होता है। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। इससे सवाल ज़रूर बनेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो आपका टाइम जोन की रेखा है, मैंने 82 डिग्री वाली बताई है, ये कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है, मध्य प्रदेश से होके गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होके गुजरती है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होके भी गुजरती है। पूछ लिया जाता है। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ कि रूस एक ऐसा देश है जहाँ पे 11 टाइम जोन्स हैं। जैसे भारत में तो एक ही रेखा को माना गया है, रूस इतना बड़ा है कि वहाँ पे 11 रेखाएं हैं, 11 टाइम जोन्स होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समय देखते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। फिर से समझ लो, जीएमटी पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे एक एक घंटा बढ़ता जाएगा हर 15 डिग्री पे। अब ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि एक घंटे में जो हमारी धरती होती है ना, वो 15 डिग्री घूमती है। अब धरती 15 डिग्री घूमी है, मतलब सूरज 15 डिग्री ऊपर आ गया। अब आप ये बात जानते हो कि सूरज तो अपनी जगह से हिलता नहीं है, धरती ही घूमती है। तो धरती 15 डिग्री घूम गई है, मतलब 1 घंटा बीत गया। फिर 15 डिग्री घूमी तो एक और घंटा बीत गया। ये चीज़ आप धीरे धीरे समझते जाओगे तो आपको ईजी होती जाएगी। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।